आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज से शुरू करेंगे पॉलिटी के टॉपिक को, ठीक है ना। पॉलिटी के टॉपिक को आज से शुरू करेंगे। तो ये हमारा पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक है, भारत के संवैधानिक विकास का क्रम। तो भारत के संवैधानिक विकास के क्रम को देखेंगे। ऐसे देखा जाए तो पॉलिटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न किसी भी एग्जाम में बनते हैं। तो जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे उसी तरह से पॉलिटी के टॉपिक को भी अच्छी तरह से कहानी की तरह समझते हुए समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास का क्रम। तो सबसे पहले आती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है ना। ऐसे ही लगभग बहुत सारे एक्ट पारित किए जाते हैं और लास्ट में आता है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक के जितने भी एक्ट थे उन सभी को आज कवर करेंगे। तो आप इसे कवर कर ले, आपको किसी भी एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में बांटा आता है। जो भारत में संवैधानिक विकास हुआ है तो इसे दो चरणों में बांटा आता है। पहला है कंपनी का शासन। जो कंपनी का शासन था तो यह 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक चलती है। दूसरा है ब्रिटिश क्राउन सम्राट का शासन, ठीक है ना। ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो भी शासन है यह ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, कंपनी से ले लिया गया और इसे ब्रिटिश क्राउन यानी कि सम्राट को दे दिया गया। तो इनका समय काल 1858 से 1947 ईस्वी तक रहा। ब्रिटिश क्राउन यानी कि सम्राट का शासन 1858 से 1947 ईस्वी तक चली। सबसे पहले है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, इसके बारे में पढ़ने से पहले इसके बैकग्राउंड कहानी को समझ लेते हैं, जिससे आपको आसानी से कहानी समझ में आ जाए। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है तो यह भारत में आती है व्यापार करने के लिए, परंतु इनके साथ बहुत सारी यूरोपीय कंपनी भी आते हैं और शुरुआती दौर में इन्हें इन सभी देशों के साथ रहना पड़ा था। परंतु शुरुआती दौर में इन्हें भारतीयों से कोई भी लड़ाई नहीं करना पड़ा था। परंतु 1756 ईस्वी में काल कोठली की घटना होती है। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। इन्होंने लगभग 146 अंग्रेज अधिकारियों को एक कोठली में बंद कर दिया, जिसके कल होकर 123 अधिकारी मारे गए। मात्र 23 अधिकारी ही बच पाए थे। उनमें से एक अधिकारी हॉलवेन ने इसकी व्याख्या की थी, ठीक है ना। उनमें से एक अधिकारी जो हॉलवेल थे इनके बारे में बताया था। तो इसके बाद जो उस समय अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने इसका बदला लेने का निश्चय लिया। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और इनके पास एक मजबूत सेना थी, परंतु जो रॉबर्ट क्लाइव थे इनके पास ज़्यादा सेना नहीं थी। तो यह किस प्रकार उनसे लड़ेंगे। इन्होंने एक नीति बनाई और सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से संधि कर ली। मीर जाफर को इन्होंने कहा कि यदि आप सिराजुद्दौला का साथ नहीं देंगे तो आपको हम प्लासी के युद्ध के बाद आपको बंगाल के नवाब बना देंगे। तो इसके बाद 1757 में प्लासी की युद्ध होती है और इसमें जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जाफर, इन्होंने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया। इन्होंने सेनाओं को उनके साथ लड़ने का आदेश नहीं दिया, जिस कारण रॉबर्ट क्लाइव की इस युद्ध में विजय हुई और जो सिराजुद्दौला थे इस युद्ध में पराजित हो गए। इसके बाद जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिए। तो यही से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिकंजा मजबूत करने लगे, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे इन्होंने बंगाल में जो मीर जाफर थे इनको राजा बना दिया।
जो मीर जाफर राजा तो बन गए परंतु यह ब्रिटिश सरकार के कठपुतली की तरह कार्य करने लगे, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार इनसे कहते थे उसी प्रकार यह कार्य करने लगे। अब भारत में ब्रिटिश सरकार का शिकंजा मजबूत हो गया, तो इसी को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने बहुत से एक्ट पारित किए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1757 की प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 की बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया। ठीक है ना, जैसे कि हमने देखा 1757 में प्लासी की युद्ध होती है, इसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीत ली जाती है और इसके बाद 1764 में बक्सर की युद्ध होती है, इसे भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जीत ली जाती है। इसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा मजबूत कर लिया। ठीक है ना, प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह भारत पर अपना शिकंजा मजबूत कर लिया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। जो ब्रिटिश कंपनी थे इन्होंने इसी को अनुकूल बनाए रखने के लिए बहुत सारे एक्ट पारित किए। तो चलिए देख लेते हैं आगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की विशेषताएं। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी इसकी क्या क्या विशेषताएं थी और यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह प्रथम कदम था। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य थे इन्हें नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया यह प्रथम कदम था। पहली बार भारत में कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में ही भारत में जो ब्रिटिश कंपनी का शासन था इसके लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया और इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। ठीक है ना, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया और इसके द्वारा ही कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी मद्रास, बंगाल और मुंबई बनाए थे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है यह भारत में 3 प्रेसिडेंसी बनाए थे, मद्रास, बम्बई और बंगाल को। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो उस समय बंगाल के गवर्नर थे तो इस पद को समाप्त कर दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल पद को लागू किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं और जो वॉरेन हेस्टिंग है यही बंगाल का अंतिम गवर्नर भी थे। मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे इसे बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इससे पहले जो तीनों प्रेसिडेंसी थे यह अलग अलग थे, इनको अपना अपना अधिकार प्राप्त था, परंतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा मुंबई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तो इसके द्वारा ही कंपनी पर इनका नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है ना, जो कंपनी थे इन्हें राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया।
इस एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालकों की संख्या 24 निश्चित की गई। ठीक है ना, संचालकों की संख्या 24 निश्चित की गई थी। यह व्यवस्था की गई कि 1/4 संचालक प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। उनके स्थान पर नए सदस्यों की नियुक्ति होगी। इसमें 24 संचालकों की नियुक्ति की गई और प्रति वर्ष 1/4 संचालक प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे और इनके स्थान पर नए सदस्य की नियुक्ति होगी। यह प्रावधान रखा गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 रखी गई। जो गवर्नर जनरल थे तो इनके काउंसिल की संख्या 4 रखी गई थी। मोस्ट वीवीआई। इस एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील इंग्लैंड में होती थी। 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यदि इसके निर्णय से सहमति नहीं हो पाता था तो इसके विरुद्ध अपील इंग्लैंड में होती थी। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। जो उच्चतम न्यायालय कोलकाता में स्थापित की गई तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे बने। मोस्ट वीवीआई। जो सर एलिजा इम्पे है यह उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बने। कंपनी के कर्मचारियों को भेंट, उपहार, रिश्वत देने को प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए। जो कंपनी के कर्मचारी थे इनको किसी प्रकार का भेंट, उपहार और रिश्वत देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, परंतु जो कर्मचारी थे इनके लिए वेतन को बढ़ा दिया गया। ये सभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए थे। तो 1773 से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आपको इतना सारा पॉइंट देखने को मिल रहा है। इसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट्स के समय में संसद में एक एक्ट पारित किया गया। इसी एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे, तो इन्हीं के समय में एक एक्ट को पारित किया गया। इसी एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया गया। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनियों के कार्य और उनके प्रशासन पर पुनः नियंत्रण प्रदान हुआ। ठीक है ना, जो भारत में ब्रिटिश कंपनी थे इन पर इनका पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त हो जाती है। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रणाली चलाई गई। जो पिट्स इंडिया एक्ट थी तो इसके द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रणाली चलाई जाती है। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इनकी संख्या 24 थी। इसे व्यापारी मामलों के लिए रखा गया। दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसकी संख्या 6 रखी गई। इसमें राजनीतिक मामलों के लिए देखा जाता था। ठीक है ना, इसमें दोहरे प्रशासन की प्रणाली चलाई गई। पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इसकी संख्या 24 थी। इसमें व्यापारी मामलों की जांच की जाती थी। दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, तो इसकी संख्या 6 थी। इसमें राजनीतिक मामलों की जांच होती थी। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 थी, तो इसे घटाकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध व संधि करने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है ना, गवर्नर जनरल को किसी भी देशी राजाओं से युद्ध व संधि करने से पहले जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे इनसे स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया।
यानी कि बिना इनकी स्वीकृति से किसी प्रकार का देशी राजाओं से न तो युद्ध किया जा सकता है और न ही संधि किया जा सकता है। इसके बाद है 1786 का संशोधन अधिनियम। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। जो गवर्नर जनरल थे उस समय, तो इन्हें मुख्य सेनापति घोषित किया गया। परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। जो उस समय परिषद होती थी, तो इसके निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार इन्हें दिया गया था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, तो यह मुख्य सेनापति भी घोषित किए गए 1786 का संशोधन अधिनियम के द्वारा। 1793 का अधिनियम। 1793 अधिनियम को चार्टर एक्ट 1793 भी कहा जाता है। इसके तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था, इसे 20 वर्षों तक आगे बढ़ा दिया गया। बोर्ड का कंट्रोलर के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य थे, तो इन्हें भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इसीलिए इसे भी कवर कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में एकाधिकार प्राप्त था, तो इसे आंशिक रूप से इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। अब यहाँ पे दूसरे कंपनी भी ब्रिटेन के आ सकते थे व्यापार करने के लिए। भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए खोल दिया गया, ठीक है ना। जो यहाँ पे व्यापार किया था, तो पहले सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही एकाधिकार था, तो इसे आंशिक रूप से समाप्त कर दी जाती है 1813 अधिनियम के द्वारा। तो इसके बाद जो ब्रिटिश नागरिक है, यह भी यहाँ पे आ सकते थे व्यापार करने के लिए। परंतु चीन के साथ व्यापार में कंपनियों का एकाधिकार और भारत के साथ चाय के व्यापार जारी रखा गया। जो चीन है, तो इसके साथ कंपनियों ने अपना एकाधिकार जारी रखा और भारत में भी जो कंपनी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इनका चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार जारी रहा। इनका एकाधिकार चाय पर ख़त्म नहीं किया गया, यानी कि जो भी ब्रिटिश नागरिक भारत आते हैं व्यापार करने के लिए, तो वे सभी चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, परंतु चाय के व्यापार को छोड़कर। कंपनी के शासन को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भी जो कंपनी का शासन था, इसे 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत आने की आज्ञा नहीं थी। जो ईसाई पादरी थे, तो इन्हें भारत आने की आज्ञा नहीं प्राप्त थी 1813 से पहले। परंतु 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की अनुमति मिल गई। जो ईसाई पादरी थे, यह अब भारत आ सकते थे 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया, मोस्ट VVI। जो चार्टर एक्ट 1813 था, तो इसमें भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान दिया गया। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 में आती है। इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार भारत में आंशिक रूप से जो खत्म किया गया था, तो यह 1813 के अधिनियम के द्वारा किया गया।
परंतु इसे पूरी तरह से समाप्त 1833 में कर दी जाती है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था तो इस पद को समाप्त कर दिया गया और अब इसे समाप्त कर भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई और मद्रास के गवर्नर ने अपनी विधायी शक्तियाँ खो दी। जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर थे तो इन्होंने अपनी विधायी शक्तियाँ खो दी। इस प्रकार ब्रिटिश पूरे भारत में केंद्रीय प्रशासन चलाने लगे। ठीक है ना। इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश थे यह पूरे भारत में अपनी केंद्रीय प्रशासन चलाने लगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिक ही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बने। इस अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो उस समय दास प्रथा थी तो इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे तो वह थे लॉर्ड एलन बरो। इन्होंने 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंध कर दिया। इसके बाद है चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखें। इसे एक ही स्लाइड में कवर कर दिए हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से याद भी हो जाए। चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया। जो कार्यपालिका और विधायी शक्ति थी इसे पृथक्करण किया गया। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस एक्ट के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका का पृथक्करण किया गया था। तो 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। भारतीयों के लिए सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था आरंभ किया गया। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना हुई। ठीक है ना। इसी के माध्यम से पहली बार विधान परिषद की स्थापना हुई थी। इसके माध्यम से कंपनी के डायरेक्टर से नियुक्ति संबंधी अधिकार वापस लिया गया। जो नियुक्ति संबंधी अधिकार डायरेक्टर के पास था तो इसे कंपनियों ने वापस ले लिया और अब नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा से होने लगी। यानी कि जो भी नियुक्ति होगी यह अब प्रतियोगी परीक्षा से होगी। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 रखी गई थी तो इसे अब घटाकर 18 कर दी गई। तो इसे एक बार और देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इसमें कार्यपालिका और विधायी संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया। इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। इसके माध्यम से कंपनियों के डायरेक्टर से नियुक्ति संबंधी अधिकार को छीन लिया गया और अब नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाने लगा। इस अधिनियम के द्वारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे तो इनकी संख्या 24 थी तो इसे घटाकर 18 कर दी जाती है। आगे चलते हैं। इसके बाद है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित
कानून के तहत में भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। 1858 में जो भी अधिकार कंपनी के पास था तो इसे ब्रिटिश क्राउन को हाथों में सौंप दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। जो भारत का गवर्नर जनरल पद था तो इसे इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। अब इसे वायसराय कहा जाने लगा। तो वायसराय का पद 1858 से प्रारंभ होती है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। जो लॉर्ड कैनिंग थे यही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय भी बनते हैं। वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटेन का मंत्री होता था। जो भारत में वायसराय थे तो इन पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो कि ब्रिटेन का मंत्री होते थे। राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों का भारतीय परिषद गठित किया गया। जो राज्य सचिव थे जो कि वायसराय पर नियंत्रण रखने के लिए बनाए गए थे, तो इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का भारतीय परिषद गठित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। भारत में दोहरे प्रशासन इस प्रकार अंत किया गया। जो दोहरे प्रशासन था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि व्यापारिक मामलों के लिए अलग और राजनीतिक मामलों के लिए अलग, जो दोहरे प्रशासन कहलाता था, तो इसे इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दी गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम। वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। जो वायसराय बनेंगे वह सभी ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। इसके बाद है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस एक्ट के तहत भारत में विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। मोस्ट VVI पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया। इस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। जो वायसराय थे तो इन्हें अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की जाती है तथा नए प्रांतों की स्थापना एवं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई और इसी के साथ नए प्रांतों की स्थापना यानी कि नए राज्यों की स्थापना कर सकते थे और जो भी सीमा थे इनमें परिवर्तन भी कर सकते थे। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियाँ का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। जो विधायी शक्ति था गवर्नर जनरल का तो इसे फिर से विकेंद्रीकरण कर दी जाती है। जो विधायी शक्ति था गवर्नर जनरल का तो इसे केंद्रीकरण 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था, परंतु इसे फिर से विकेंद्रीकरण 1861 के अधिनियम के द्वारा कर दी जाती है। मोस्ट VVI इसी को आपको रिलेट करके याद रखना है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। जो कार्यकारी परिषद की संख्या 4 थी तो इसे बढ़ाकर 5 कर दी जाती है। इस समय वायसराय के पद पर लॉर्ड कैनिंग ही थे। जो लॉर्ड कैनिंग है यह भारत परिषद अधिनियम 1861 के समय भारत के वायसराय ही थे। वायसराय को विधान परिषद में भारतीयों को नामित करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से विधान परिषद में अब भारतीयों को भी नामित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को नामित किया।
ठीक है ना। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है, इनका नाम नहीं पूछा जाता है। बनारस का राजा, पटियाला का राजा और सरदिनकर राव, इसी प्रकार आपको पूछे जाते हैं। तो 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग है, इन्होंने विधान परिषद में इन सभी को नामित किया। आगे बढ़ते हैं। अब है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम आया है उसके बारे में देख लेते हैं। इस एक्ट के माध्यम से परिषद में शामिल भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जो 1892 में भारत परिषद अधिनियम आया था, तो इसमें अब भारतीय सदस्यों को भी वार्षिक बजट पेश करने का प्रावधान दिया गया और साथ में सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। किंतु इन सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, यानी कि उनको किसी प्रकार के उनके विरोध में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना। तो उन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब है माल्ले मिंटो सुधार 1909। माल्ले मिंटो सुधार से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। माल्ले मिंटो सुधार किस प्रकार पड़ा। जो माल्ले है तो यह उस समय भारत के सचिव थे और जो मिंटो है तो यह उस समय भारत के वायसराय थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पे माल्ले मिंटो सुधार नाम पड़ा 1909 में। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विधानसभा के भारतीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। जो हमने देखा अभी 1892 में इन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, तो इस अधिनियम द्वारा अब इन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, यानी कि अब वह सरकार से किसी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते थे। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया। मोस्ट VVI न जाने कितने बार प्रश्न पूछा गया है। इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 में, जिसे माल्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी जाना जाता है। मिंटो का कथन था, हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। जो उस समय वायसराय थे यह कहते हैं, हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका परिणाम भीषण होगा। यह कथन इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी, इसलिए इन्होंने यह कथन कहा था। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को ही कहा जाता है, यानी कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था तो इनका जनक लॉर्ड मिंटो द्वितीय को ही कहा जाता है। और इसलिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत के विभाजन का जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है बल्कि मिंटो द्वितीय है। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने कहा कि भारत के विभाजन का जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है बल्कि मिंटो द्वितीय है, क्योंकि इन्होंने 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी और इन्हें ही सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इन्होंने यह कथन कहा था कि भारत के विभाजन का जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है बल्कि मिंटो द्वितीय है। इसके बाद है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका नाम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस प्रकार पड़ा। तो उस समय जो सचिव थे तो यह मॉन्टेस्क्यू थे और जो वायसराय थे यह चेम्सफोर्ड थे, तो इन्हीं के नाम से मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार पड़ा। इस अधिनियम में पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। इसमें पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग किया गया था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई।
जिसमें एक राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। एक का नाम राज्य परिषद और दूसरा का नाम केंद्रीय विधानसभा रखा गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, तो इसके तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की जाती है। ठीक है ना, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। इसी के साथ इस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। आगे चलते हैं। इस अधिनियम के द्वारा सिख, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन एवं भारतीय इसी को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कि जितने भी समुदाय बच गए थे उन सभी को इसमें पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान की गई। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। यानी कि जो केंद्रीय बजट था तो इसे राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। यानी कि राज्य विधानसभाओं को अपना बजट पेश करने का अधिकार दिया गया। अब राज्य विधानसभा भी अपना बजट बना सकते थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, तो इसके द्वारा महिलाओं को पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ। यानी कि अब महिलाएं भी वोट दे सकती थी। अब है 1935 का भारत शासन अधिनियम, मोस्ट VBI, भारत शासन अधिनियम 1935। यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अधिनियम है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 का है, तो यह सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, तो इसके द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की व्यवस्था की गई, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी रजवाड़े शामिल होने थे। जो ब्रिटिश भारत के प्रांत और जो देसी रजवाड़े थे, ये सभी शामिल होने थे। परंतु यह सभी के लिए लागू नहीं हो सका। यानी कि बहुत से देसी रजवाड़ों ने इसका विरोध किया और इसमें शामिल नहीं हुआ, इसलिए यह सबके लिए लागू नहीं हो सका। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। जो 1919 में द्वैध शासन प्रणाली प्रांतीय स्तर पर चालू किया गया था, तो इसे इसमें समाप्त कर दी जाती है और इसी के साथ इसे अब केंद्र स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली चलाई जाती है। इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही जो बर्मा है यानी कि म्यांमार, तो इसे भारत से अलग कर दिया गया और साथ में ही दो प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण भी किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा विषय को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया। जो यह अधिनियम था, तो इस अधिनियम के द्वारा जो विषय थे, तो इन्हें 3 श्रेणी में बांट दिया जाता है। पहला है संघ सूची। इसमें जो भी कानून होगा यह केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा है राज्य सूची। इसमें किसी प्रकार का कानून राज्य के द्वारा बनाया जाएगा। और तीसरा है समवर्ती सूची। तो इसमें कानून संघ और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे। तो ये 3 श्रेणी में सभी विषयों को बांट दिया गया। इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जो यह अधिनियम था, तो इसके द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए। कांग्रेस ने इस अधिनियम को निराशाजनक कहकर इनकी निंदा की थी। जो यह अधिनियम था 1935 का, तो कांग्रेस ने इसका निराशाजनक कहकर इसकी निंदा की थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली किंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी थी। जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाला किंतु इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी थी। तो इस कथन को आप अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि यह कथन भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि इन्होंने इस अधिनियम को अनेक ब्रेकों वाली किंतु इंजन रहित गाड़ी कहा है, तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत से लोगों ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था। जो यह अधिनियम था, तो इसे बहुत से लोगों ने गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा था। तो इसके बाद है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होती है। इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार मिलती है। 3 जून 1947 को भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना लाई गई। जो उस समय भारत के वायसराय थे, तो वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्होंने भारत विभाजन के लिए एक योजना बनाई जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया, जो कि 3 जून 1947 को बनाया गया था। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। जो ब्रिटिश संसद है, तो इसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 4 जुलाई 1947 को पारित की जाती है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिल जाती है। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को पेश की जाती है, तो इसकी स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिल जाती है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। जो यह अधिनियम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। पहला है, इस अधिनियम के द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार सत्ता उन्हें सौंप देंगे। इस अधिनियम में पहला यह प्रावधान दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 अधिराज्य में बांट दिया जाएगा, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, और जितने भी शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास है तो इन्हें सौंप दी जाएगी। दूसरा, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे। इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान को तो अलग अलग कर दिया जाएगा, परंतु इन दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। ठीक है ना। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, परंतु जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी। यह दूसरा प्रावधान था। तीसरा है, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, यानी कि जो संविधान सभा है यह विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा। जब तक के संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रावधान में यह कहा गया कि संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, यानी कि जो संविधान सभा है यह विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा। जब तक के संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक वह विधानमंडल के रूप में ही कार्य करेंगे। यह तीसरे प्रावधान दिया गया। चौथा प्रावधान है, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा।
यानी कि इस प्रावधान में यह कहा गया कि जब तक संविधान सभा अपना संविधान निर्माण नहीं कर लेता तब तक जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है इसी के द्वारा शासन चलेगा। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व भारत से पूरी तरह समाप्त हो गए। जो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व थे यह पूरी तरह से समाप्त होते हैं, पूरी तरह से भारत का कब्जा हुआता है। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे यह सभी समाप्त होते हैं। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? बताइए, जो रेगुलेटिंग एक्ट था तो यह कब पारित किया गया? तो ऑप्शन बी 1773 में। क्वेश्चन नंबर 2, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? बताइए, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को समाप्त कर दिया गया, अब उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो बनते हैं ऑप्शन बी सर एलिजा इम्पे। क्वेश्चन नंबर 4, बोर्ड का डायरेक्टर किस कार्य के लिए बनाई गई? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था तो यह किस कार्य के लिए बनाया गया था? ऑप्शन बी यह व्यापारिक कार्य के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय शिक्षा और साहित्य पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? यह ऑप्शन सी 1813 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया? बताइए, किस अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया था? तो ऑप्शन डी 1833 के अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। क्वेश्चन नंबर 8, किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया गया? बताइए, पृथक्करण कब किया गया कार्यपालिका और विधायिका संबंधी शक्तियों का? तो ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1853 में। क्वेश्चन नंबर 9, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया? तो ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, किस अधिनियम द्वारा दोहरी प्रशासन समाप्त की गई? तो ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था इसे समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 11, किस एक्ट के माध्यम से परिषद में शामिल भारतीयों को वार्षिक बजट पारित करने का अधिकार दिया गया? तो ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट से राज्य बजट को अलग कर दिया गया? तो ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? रिजर्व बैंक की स्थापना ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, भारत को आज़ादी कब मिली थी? भारत को आज़ादी ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।